हाँ, गुड मॉर्निंग बाबू। क्लास 10 ध्यान दो। जैसा कि हम लोगों ने पिछले दिनों इस चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, और अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपको दो ही चैप्टर मतलब सितंबर तक पढ़ना है। ऐसे 4 टोटल पढ़ना है तुम्हारे बोर्ड के लिए, है ना। लेकिन अभी टर्मिनल को अगर हम टारगेट करते हैं तो हमारा 2 कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें एक चैप्टर 1 है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। पिछले दिनों भी मैंने बताया था, फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। और दूसरा चैप्टर जो था तुम्हारा वाइल्ड लाइफ वाला, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, तो बहुत लंबे समय से नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। प्लांट और एनिमल किंगडम के बारे में जो दिए हुए हैं। थर्ड वन है वाटर रिसोर्स, जो इस बार इसको हटा दिया गया है, केवल इसका मैप वर्क ना तुम्हें आएगा बोर्ड में। और नेक्स्ट है तुम्हारा एग्रीकल्चर, जो तुम्हें पढ़ना है। इट मीन्स दैट कि यू हैव टू स्टडी 2 chapters only. First one is that resource and development, and second one is that agriculture, ठीक है। यही 2 चैप्टर आपको टर्मिनल एंड तक पढ़ना है। इसके बाद आगे भी 2 हमारे हैं, खनिज व ऊर्जा संसाधन, राष्ट्रीय जो लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, उसके बारे में पढ़ना है। तो अभी हम यहाँ 2 इसको टारगेट करते हैं। हम लोग का एक सिलेबस का जो ये अकॉर्डिंगली सितंबर के, तो इसमें हमने तुमको, जैसा मेरा पढ़ाने का तरीका रहा है शुरू से, उस संदर्भ में ही मैंने तुमको पहले सेल्फ से प्रैक्टिस करवाया है इन चीज़ों का, जिसमें एक कंप्लीट फेज़ तुम्हारा ये था। इंट्रोडक्शन पर चर्चा हमने किया था, फिर क्लासिफिकेशन पर चर्चा किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ द, या इट मीन्स दैट की टाइप ऑफ रिसोर्सेज, है ना। फिर इसके बाद में तुम्हारा था डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इसमें बहुत सारी मेजर चीज़ें थी जिस पर जिक्र किया गया था, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, एजेंडा 21 था। इसके बाद में रिसोर्स प्लानिंग था, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, है ना। और आगे बहुत सारा है। तो यहाँ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया तक हम लोग ना सेल्फ से रीड बिटवीन द लाइन, और जो एनालिसिस करने वाला था, डाउट्स एंड छोटे छोटे जो पॉइंट्स पर चर्चा करने थे हमारे हो चुके थे। और मैंने तुमसे बोला भी था कि इस पर इस सेगमेंट पर 2 वीडियो तुम्हारा बनेगा, जिसमें पहला वीडियो मैं आज तुम लोगों के सामने भेज रहा हूँ, जिसमें इंट्रोडक्शन भी है और टाइप ऑफ रिसोर्सेज, यही 2 पर रहेगा हमारा, ठीक है ना। क्योंकि नो डाउट ये पिछले क्लासेज में तुम लोग 6, 7, 8 में 8 में तो पूरा डिटेल्स में दिए हुए हैं, है ना। तो तुम लोग पढ़ चुके हो। इवन अगेन एंड अगेन हम लोग इस पर प्रयास करते रहते हैं, तो इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है हमारा। और तुम ये चैप्टर डिटेल्स होने के बावजूद भी ना काफ़ी वेल नोन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ब्रीफिंग करूँगा। जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन पर हम लोग चलते हैं। तो देखो, इसमें कह रहा है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। रिसोर्स हम किसको कहते हैं? संसाधन हम उसको कहते हैं जो हमारे पर्यावरण में, है ना, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है ना, और जो हमारे पर्यावरण में अवेलेबल हो। और इसमें कह रहा है कि इसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्यता मिली हुई और एक संसाधन हमारा होता है। इट मीन्स दैट कि इट इज़ टेक्नोलॉजिकली accessible, economically feasible, and culturally accepted can be term as a resource। थोड़ा सा ये रिसोर्स का डिफिनीसन थोड़ा सा डिटेल्स में भी दिए हुए, जिसमें दे रहा है कि आर्थिक रूप से संभावनाओं से भरा होना, संभाव्य होना चाहिए, इसके यूज़ करने की संभावनाएं बनती है हमारी। दे रहा है सांस्कृतिक रूप से इसको मान्यता मिला हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। और तकनीकी तौर पर भी इसकी एवेबिलिटी का हमारा होना बहुत ज़रूरी है, और इस तरीके से ये हमारा रिसोर्स में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट दे रहा है कि द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर, टेक्नोलॉजी एंड
इंस्टीट्यूशन। ये कह रहा है कि रूपांतरण की पूरी जो प्रक्रिया हमारी होती है, हमारे पर्यावरण में मौजूद जो भी चीज़ें होती है उसका जो रूपांतरण प्रक्रिया हमारी होती है वो नेचर्स, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के आपसी अंतर्संबंधों से ये होता है। मतलब देखो यहाँ पर एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बना करके दिखाने का प्रयास किया है। फिगर 1.1 इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ये क्लास 10 के स्टूडेंट आप लोग हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा तकनीकी स्तर पर इसको सोचोगे, तार्किक तौर पर लॉजिकली सोचोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे हमारा रिसोर्स में कन्वर्ट करता है। अब मैं यहाँ पर कुछ मेजर चीज़ों की चर्चा कर रहा हूँ, जैसे कि फिजिकल इन्वायरमेंट, नेचर के बारे में चर्चा कर रहा है, ये यहाँ देखो है ना ये। फिर इसके बाद में टेक्नोलॉजी है, दूसरा हमारा इंस्टीट्यूशन है। तो ये कैसे अंतर संबंधित है, अंतर्राश्रित है, एक दूसरे पर कैसे डिपेंडेंट है, ये इसको देख सकते हो तुम लोग। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा ह्यूमन बीइंग। मैंने जब जूनियर क्लासेज में तुम लोग को पढ़ाया होगा वहाँ पर भी ये बताया था कि इन रिसोर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे सिग्निफिकेंट रोल करने वाला जो हमारा रिसोर्स होता है वो है हमारा ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है ना। क्योंकि इसमें तुम देखोगे कि अगर हम टूल्स के तौर पर कोई भी चीज़ अगर हम रिसोर्स के तौर पर एनालिसिस करते हैं, हम ऑटोमोबाइल सेक्टर को ही ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो क्या आयरन पहले नहीं थी क्या? आयरन तो पहले थी। अरे इसी इन्वायरमेंट से ही तो तुम खदानों से ही तो आयरन निकालते हो ना, उसकी माइनिंग होती है आयरन की, तो वहाँ से निकालते हो तुम ये जनरल मिनरल्स तुम निकालते हो, फिर उसको तुम ओर में कन्वर्ट करते हो, फिर इसको बाद में तुम मशीनरी में ले जाते हो। टाटा स्टील की मशीनरी है, जहाँ कहीं भी तुम इसके इस तरीके के कॉरपोरेशन जो हमारे लीड कर रहे हैं वहाँ पर, है ना। तो उसी लोहे की मतलब मेटल से तुम्हारा ये पटरी भी बनाई जाती है, रेलवे की पटरियाँ भी बनाई जाती है, उसको हम सरिया बना करके मकान में भी यूज़ करते हैं। वो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भी हम किसी भी ऑटोमोबाइल्स को डिज़ाइन करने में हम लोग यूज़ करते हैं। हाँ, इसके बाद में उसी आयरन का हम घर में स्टेनलेस स्टील की थालियाँ बना करके यूज़ करते हैं, गैस का चूल्हा बना देते, कुछ भी इस तरीके की जो भी तुम्हारे डेली नीड को सेटिस्फाई करने की स्थिति हमारी होती है। तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर फिजिकल नेचर इन्वायरमेंट से तुम इस चीज़ों को गेन करते हो, ठीक है। फिर इसके बाद में कुछ तकनीकी दिमाग लगाते हो, और एक हमारी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है तुम्हारे टिस्को, है ना, वहाँ पर उस तरीके के इंस्टीट्यूशन वगैरह में इन चीज़ों का ना मैन्युफैक्चरिंग हमारी होती है, संस्थाओं में हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है, या संस्थाएं ऐसी भी होती है जो इस तरीके के हमारे इंजीनियर्स बनाती है। तो इसमें क्या होगा कि नेचर से चीज़ों को ना गेन करना, है ना, तकनीकी तौर पर उसको सूटेबल मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, और किसी भी मतलब संस्था में इसको ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोडक्ट तैयार करके देना। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका है? हमारा ह्यूमन बीइंग का है ना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ह्यूमन बीइंग का। और इसमें तुम यहाँ देखोगे कि दे भी रहा है कि ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू स्केलेट देयर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। कह रहा है कि मनुष्य जो होता है प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ में क्रिया करते हैं और उसे आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए, है ना, वेरियस संस्थाओं की रचना हमारे करते हैं। तो यहाँ देखो रिसोर्स तुम्हारे डेवलपमेंट से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। आज हम आयरन की इम्पोर्टेंस को पहचाने, हमने उसमें तकनीकी चीज़ों का प्रयोग किया, हमने इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट किया। आज नतीजा ये है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर कंस्ट्रक्ट किए जा चुके हैं, है ना। रोडवेज़ है, एरोड्रैम है, रेलवेज़ है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, बहुत सारा। या इवन अब तुम देखो ना, हम बल्ब यूज़ करते हैं, ट्यूबलाइट यूज़ करते हैं, मतलब चाकू बनाते हैं, मेटल के बर्तन बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारी हैं जिसको हम लोग डेली नीड में यूज़ करते हैं, और हमारे डेवलपमेंट का एक पूरक है। वो हमारा एक कहीं ना कहीं पहचान है कि विकास के मानकों पर हम भौतिक जो संसाधनों का विकास करते हैं वो किस हद तक हमारे लिए उसकी यूटिलिटी किस प्रकार से हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है। इसके बाद में दे रहा है कि डू यू थिंक दैट रिसोर्स
are free gift of the nature as assumed by many, and they are not, है ना. Resources are a function of the human activity. Human beings themselves are essential components of resource, and they transform material available in our environment into resources and use them. These resources can be classified in the following way. कह रहा है कि आप बहुत से लोगों में से हैं जो संसाधनों को प्रकृति के उपहार समझते हैं, तो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है. ठीक है ना. संसाधन जो होते हैं हमारे मानवीय क्रियाओं का परिणाम होता है. ठीक है ना. ये पर्यावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा इन्हें प्रयोग करते हैं. ठीक है. इन संसाधनों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया गया है. इसमें देखो कह रहा है कि आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप ऐसा समझते हैं कि रिसोर्स जो हमारा होता है ये नेचर्स का द्वारा दिया गया फ्री गिफ्ट है. तो देखो नेचर्स में तो उपलब्ध है ही, नेचुरल जितने भी हमारे चीज़ें हैं वो उपलब्ध है, लेकिन हमने यूटिलाइजेशन के संदर्भ में अपनी उपयोगी वस्तु हमने तो खुद बनाया ना. तो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है. ठीक है ना कि प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं हमारे एक तरीके का उपहार होता है, ऐसा नहीं है. इसको हम मानवीय क्रियाओं का परिणाम हमारा होता है. अब ये डिपेंड करता है कि हम चाकू बनाएंगे कि बंदूक बनाएंगे कि हम रेलवे की पटरी बनाएंगे कि सरिया बनाएंगे कि कुर्सी बनाएंगे कि टेबल बनाएंगे, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है. तो हम नेचर्स का धन्यवाद इस तरीके से कर सकते हैं कि वो सोर्स के तौर पर हमारे पास उपलब्ध है, बट उसको रिसोर्स में बदलना, जैसे हमने बताया था कि जो संसाधन हमारा ये होता है कि स्रोत को बार बार यूज़ करने के लायक बनाया जाए. जैसे हम आयरन का डिफरेंट हमने एग्जांपल दिया है. आयरन होता है ना जो टूट फूट जाते हैं, जो कबाड़ हो जाती है चीज़ें, उसको हम लोग अपने मकान से उसको बाहर कर देते हैं. वो कोई आता है खरीद कर ले जाता है, फिर वो इंडस्ट्री में पहुंच जाती है, वहाँ पर फिर उसको गला करके, है ना, पीट करके कुछ अन्य शेप में कन्वर्ट कर दिया जाता है. फिर वहाँ से एक नई चीज़ें वहाँ से निकल कर सामने आती है. ठीक है. तो नेक्स्ट तुम्हारा दे रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन रिसोर्स का. तो रिसोर्स का एक स्ट्रक्चरल हमारा थिंग्स यहाँ पर दिखा रहा है. देखो यहाँ पर ये तुम्हारा नेचुरल रिसोर्स हमारा जो होता है जिसमें रिन्यूएबल होता है, ये एग्जॉस्टिबिलिटी समाप्यता के आधार पर हमारा इसको कहते हैं. नॉन रिन्यूएबल होता है. रिन्यूएबल नवीनीकरण होता है जिसका बार बार मैं इसको डिटेल्स में आगे बता रहा हूँ तुम लोगों को. इसमें दे भी रहा है कि कंटिन्यूअस और फ्लो, जैसे विंड और वाटर का चर्चा कर रहा है. इसके बाद में रिन्यूएबल में बायोलॉजिकल भी हमारा है जिसमें नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है. ये सब जूनियर क्लासेस में आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं. नॉन रिन्यूएबल में तुम देखोगे ये रिसाइक्लेबल, जैसे मेटल है बार बार उसको ये जैसे कि मान लो कि जो ये माइनिंग करके जो माइन से तुमने चीज़ों को निकाला, तो ये रिन्यूएबल इसलिए हमारा है कि जैसे कि आयरन को बार बार तुम क्या कहते हो, रिसाइकल कर सकते हो, है ना. लेकिन क्या कोल को आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. तो इसमें फॉसिल फ्यूल्स को, पेट्रोलियम को आप नहीं कर सकते हैं. ठीक है ना. तो नॉन रिन्यूएबल में भी ना दो टाइप हमारे हो जाते हैं. इसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा दे रहा है ह्यूमन. तो एक अपने आप में यूनिक रिसोर्स है ना, जिसमें स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों का, जिसकी बार बार चर्चा हम लोग करते भी हैं क्लास में. जब तुम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो ह्यूमन एज ए रिसोर्स, क्लास 9 में भी तुम लोग पढ़ चुके हो. उसमें शकल और एक लड़का था, बिलास की कहानी तुम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे किस स्टडी के थ्रू तुमको बताने का प्रयास किया था कि कैसे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट करके चीज़ों को ना हम रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. शकल पढ़ा लिखा इंसान था, योग्य था, उस कंपनी का डायरेक्टर या कुछ भी इस तरीके का बन गया था, और बिलास मछली बेचते हुए अपना जीवन को समाप्त कर दिया. वो नेशनल लाइबिलिटी बन चुका था, एक नेशनल एसेट बन चुका था. और स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन में जो हमारा रोल होता है वो एक हमारा अलग इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है. ठीक है. तो देखो नेक्स्ट है तुम्हारा अगला टाइप ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें ये टाइप एनालिसिस किए हुए हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. जिसमें टाइप एनालिसिस है बायोटिक एंड नॉन बायोटिक, एग्जॉस्टिबिलिटी में रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, जैसे कि इंडिविजुअल्स व्यक्तिगत हमारा होता है, कम्युनिटी होता है, नेशनल होता है, इंटरनेशनल होता है,
ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जैसे पोटेंशियल डेवलपमेंट स्टॉक हो गया और रिजर्व हमारा हो गया। तो मैं एक एक करके इन सारे टाइप का डिफाइन कर देता हूँ तुम्हारा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अगले पेज में चलते हैं, ठीक है। यहाँ आ जाइए टाइप ऑफ रिसोर्सेज में। जैसे कि बायोटिक रिसोर्स में तुम लोग देख सकते हो कि जैविक और अजैविक इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। जैविक एंड अजैविक, तो देखो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड द हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फ्यूना, है ना, फिशरीज एंड लाइव स्टॉक्स। ये कह रहा है कि मनुष्य हो गए, वनस्पति जो जीव हमारा हो गया, प्राणी हो गए, जो जो एनिमल थिंग्स हमारे हो गए। इसके बाद में मछली जीवन, जो मत्स्य जीवन का, और पशुधन वगैरह के बारे में चर्चा कर रहा है तुम्हारा, ठीक है ना। ये तो ऐसे जो हमारे जितने भी सब्सटेंसेज हैं, इसको हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं बायोटिक रिसोर्सेज में। बायोटिक मतलब ऑर्गेनिज्म के बेस पर हमारे आधारित होती है जो। इसके बाद में नेक्स्ट दे रहा है अजैव संसाधन, जिसमें अबायोटिक रिसोर्सेज होता है ऐसे संसाधनों को जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे तुम्हारा रॉक और मेटल्स, ठीक है, चट्टान और धातुएं जो होती है हमारी, ऐसा। नेक्स्ट दे रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जॉस्टिबिलिटी, समाप्यता के आधार पर होता है, जिसमें रिन्यूएबल सोर्सेज। तो इसमें कह रहा है कि ऐसा संसाधन जो भौतिक और रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नए तरीके से पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, है ना, उसको नवीनीकृत, रिन्यूएबल या पुनः प्राप्त करने योग्य संसाधन के तौर पर माना जाता है। जैसे इसमें सोलर एनर्जी, पावर, ये तुम्हारा विंड एनर्जी, वाटर, वन एवं वन्य जीव आदि नवीनीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं। इन संसाधनों के सतत और प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दिस अकर्स ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोग्राफिकल टाइम, मिनरल्स और फॉसिल्स फ्यूल्स आर एग्जाम्पल्स सच एज द रिसोर्सेज। These resources take millions of years in their formation, and some of the resources like a metal are recyclable, and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with this। हाँ, इसमें मैंने एग्जांपल के तौर पर तुमको बताया भी था कि इस प्रकार के संसाधन जो हमारे होते हैं लंबे समय तक भूवैज्ञानिक अंतरालों पर बनते हैं, जिसमें खनिज हो गए, जीवाश्म ईंधन हमारे हो गए। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर तुम लोगों ने देखा भी था कि जो बायोम्स फ्यूल हमारे होते हैं, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जो एक बार यूज हो जाएगा उसको हम दोबारा रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग ना नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो देखो ये इंडिविजुअल रिसोर्स के बारे में चर्चा कर रहा है। दीज आर ऑल्सो ओन प्राइवेटली बाय द इंडिविजुअल्स। ये कह रहा है कुछ संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं, और उनके किसानों के पास सरकार द्वारा जैसे आवंटित जो भूमि हमारी होती है, या उसको लगान देते हैं, या तुम शहरों में भी देखो ना जी, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स के मालिक हैं, या पार्टिकुलर कोई संस्था भी रन करती है हमारी, तो किसी व्यक्ति विशेष के नाम से जो प्राइवेट प्रॉपर्टी हमारी होती है, उसको हम लोग न कहीं इंडिविजुअल प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ठीक है। जैसे शहरों में जो लैंड प्रॉपर्टी हो गया, घर में जो जायदाद वगैरह हमारे होते हैं, बाग बगीचे, तालाब, कुआं, ये सब जितने भी मतलब निजी स्वामित्व में जो भी चीज़ें आती है ना, इसको हम लोग रिसोर्स ऑनरशिप बाय द इंडिविजुअल्स, व्यक्ति के हाथों में जो होता है उसको हम लोग ये क्या कहते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, ये सामुदायिक स्तर पर इसको हम लोग कहते हैं। इस प्रकार के जो संसाधन हमारे होते हैं उसमें जैसे कि सम्मिलित कर दी जाती है भूमि, जैसे कि विलेज कॉमन्स जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं, या ब्यूरल ग्राउंड्स होते हैं, शमशान भूमि, या विलेज पॉन्ड, गांव के जो तालाब वलाब हमारे होते हैं, या शहरों में तुम लोगों ने देखा होगा कम्युनिटी हॉल को। तो उसी से समझो कि जो एक पूरे सोसाइटी के लिए ना, और पूरे कम्युनिटी के लिए हमारा डेवलप्ड है, और कम्युनिटी के सहयोग के द्वारा भी है ना। जैसे कम्युनिटी हॉल से ही क्लियर हो जाता है तुम्हारा कि कैसे वो हमारा रिसोर्स सबके लिए है, ठीक है ना। या प्ले ग्राउंड है पार्टिकुलर, जैसे मान लो कि किसी कम्युनिटी में कोई टेम्पल है, तो वो ज़मीन सबने मिल करके ना कंट्रीब्यूट किया है, मंदिर सबने बनाया है ना। इसके बाद उस मान लो कुछ सोसाइटी में पार्क है, तो पार्क भी तो सब मिल करके ही ज़मीन दिए होंगे, है ना, कि पर्टिकुलर एक एरिया हटाओ, यहाँ पर पूरी ज़मीन को एक बार खरीदारी कर लिया 5 एकड़ ज़मीन में,
और 5 एकड़ ज़मीन में पहले प्ले ग्राउंड निकाल दिया, पार्क का जगह निकाल दिया, रोड निकाल दिया, टेम्पल्स वहाँ पर बना दिए, कम्युनिटी हॉल बना दिया। उसके बाद जो रेस्ट ज़मीन बचा ना, उसका एक प्रॉपर डिवीज़न आपस में लोगों ने कर लिया, ठीक है ना। तो ये इसका डेवलपमेंट कम्युनिटी बेस पर होती है और कम्युनिटी इसको पूरा यूज़ भी करती है हमारे, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स में ये टेक्निकली ऑल the resources belong to a nation. The country has legal power to acquire even private property for public goods, and you might have seen roads, canals, railways, है ना, being constructed on the field owned by the some individuals. Urban Development Authority, है ना, get empowered by the government to acquire land and all the materials, water resources, fossil forest, wildlife, land within the political boundaries and the ocean and up to ये 12 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र होता है हमारा, वो भी समुद्र का क्षेत्र उस संबंधित देश का होता है। फ्रॉम द कोस्ट टू द टेरिटोरीज, वाटर एंड द रिसोर्सेज देयर इन बिलोंग टू द नेशन। देर आगे तकनीकी आधार पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। एक तरीके से समझो कि वो जैसे कि देश की सरकार के कानूनी अधिकार प्राप्त होता है कि व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित के लिए ना अधिग्रहण कर सकती है हमारी, ठीक है। उसका ये एक्वायर कर सकता है उसको। जैसे मान लो कि रोड निकालना है और बीच में कोई बिल्डिंग आ गई, तो बिल्डिंग का मुआवजा दे दिया जाता है। या पार्टिकुलर किसी एरिया में कोई कंपनी एस्टेबल करनी है, तो पूरे गांव को साफ़ करना पड़ेगा, उसको मुआवजा देती है सरकार वगैरह। जैसे कि आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइन बिछाने के समय में निजी स्वामित्व वाली भूमि भी बनी होती है। सरकार ने भूमि अधिग्रहण का कानून शहरी विकास प्राधिकरण को भी दे रखा है, जिसमें खनिज हो गए, पदार्थ, जल संसाधन हमारे हो गए। 12 नॉटिकल मील यानी कि तुम्हारा 20 किलोमीटर के आसपास में, इसमें तुम्हारा 22 किलोमीटर दे रहा है ना। 22 किलोमीटर के क्षेत्र का जो एरिया होता है वो भी नेशनल रिसोर्स के तौर पर हमारा यूज होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है तुम्हारा इंटरनेशनल रिसोर्स। तो इंटरनेशनल रिसोर्स में कह रहा है कि विश्व स्तर पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो संसाधनों को नियंत्रित करती है, जिसमें कोस्टल रीजन से 200 किलोमीटर की दूरी का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है ना, कहा जाता है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र भी कहा जाता है। महासागरीय संसाधनों को किसी देश का अधिकार नहीं होता है। इन संसाधनों का अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की सहमति के बिना किसी देश के द्वारा उपयोग हमारा नहीं किया जाता है। एक नेशनल बाउंड्री को क्रॉस करने के बाद में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जिसमें हम वर्ल्ड पैरामीटर के जो मानकों के अनुरूप उसका यूज़ करते हैं, और ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग ये क्या कहते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है ना, कि विकास के आधार पर जो होता है हमारा संसाधन के प्रकार कैसे होते हैं। तो एक तो तुम्हारा पोटेंशियल है, पिछले दिन एक किसी बच्चे ने पूछा भी था, इसको हम लोग ने संभावनाओं से भरे हुए कहते हैं, संभावित संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान हो परंतु उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है ना, संभावित संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में जो पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, किंतु उसका सही ढंग से विकास हमारा नहीं हो रहा है। या सुंदरबन डेल्टा में ऐसी बातें निकल करके सामने आई है कि वहाँ पर क्या कहते हैं, पेट्रोलियम के भंडार हैं, लेकिन हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो एक संभावना है, दे रहा है कि सुंदरबन डेल्टा में और राजस्थान के डेल्टा रीजन में भी इतनी ज़्यादा मतलब पेट्रोलियम छुपा हुआ है कि अगर उसका हम खनन करें, माइनिंग करके उस चीज़ को निकालने का प्रयास अगर करें, तो भारत के 100 सालों की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। जबकि आज हम पेट्रोलियम के मामले में ये जो गल्फ़ कंट्री, खाड़ी कंट्रियों पर हम आधारित है, जिसमें अडान हो गया, इराक, ईरान वगैरह क्षेत्रों का, ठीक है। तो ऐसे संसाधनों को हम लोग ने संभावित संसाधन के तौर पर जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है तुम्हारा विकसित संसाधन, जिसको हम लोग ने बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज, है ना। विकसित का मतलब ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित किया जा सकती है, विकसित संसाधन कहे जाते हैं। और संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उसकी संभावनाओं के आधार पर निर्भर करता है। तो ये सब चीज़ें जैसे कि डेवलप्ड रिसोर्स जो हम यूज़ करते हैं, प्रायः जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो होती है हमारी डेवलप्ड रिसोर्स में आती है,
ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है स्टॉक, जिसको हम लोग भंडार भी कहते हैं, कि पर्यावरण में मौजूद पदार्थ की जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसके पहुंच से बाहर है। ठीक है। भंडार में शामिल किए जाते हैं और उदाहरण के तौर पर जल दो ज्वलनशील गैसें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक और उसके मुख्य स्रोतों से बना हुआ है, परंतु इस उद्देश्य से उसका प्रयोग करने में मनुष्य सबके पास आवश्यक तकनीकी ज्ञान का अभाव है। इसमें वाटर का एग्जाम्पल दे रहा है, तो एक संभावना है ना, जैसे मान लो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो अगर ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हमारी हो जाती है, ठीक है ना, कि इस दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, तो या ऐसे दो कंपोनेंट को मिला करके एक वाटर कन्वर्ट कर दिया जाए जो यूज में आ जाए, तो उसको भी हम रिसोर्स के तौर पर मानते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे को हम लोग स्टॉक करते हैं। और नेक्स्ट है तुम्हारा रिजर्व। रिजर्व को हम लोग ना संचित कोष भी कहते हैं। देखो इसमें कह भी रहा है कि आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू दिस uses with the help of the existing technology know-how, and but their uses has not future requirements, and river water can be used for generating hydroelectric power, but presently it is being utilized only a limited extent, thus of the water in the dams, forest, etc. It is a reserve which can be used for the future in the future। करा गया संसाधन भंडार का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और मौजूद तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इसका उपयोग भविष्य में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है, जैसे नदियों के पानी से विद्युत पैदा करने में उपयोग किया जा सकता है, जो अभी तो हो भी रहा है। जहाँ जहाँ हो गया तो खैर डेवलप्ड हो गया, जहाँ नहीं हुआ है वो एक तरीके के रिजर्व है, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जाती है। मैं तो बताता हूँ कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को अगर डेवलप किया जाए तो हर एक राज्यों में पानी का उचित प्रबंधन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के माध्यम से हम इरिगेशन और तमाम प्रकार की फिशरी इंडस्ट्री वगैरह भी बैठा सकते हैं। उसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहा भी जाता है और बहुत हद तक हम अपने ऊर्जा संसाधनों की पूर्ति कर सकते हैं। खर्च घरेलू नीड में तो कर ही सकते हैं। 220 वोल्ट वाला जो कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है उसमें 40% लोगों की 24 घंटे बिजली सप्लाई दे सकते हैं। इसके बाद में दे रहा है कि जैसे कि बांधों में जल बनाना, वन आदि संचित कोष में होता है, इसके भविष्य की यूज करने के लिए हमारा रिजर्व रखा गया है, इसको हम लोग ना संचित कहते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो क्लिप में हम लोग टाइप ऑफ रिसोर्सेज तक ही सीमित रखते हैं और अगले क्लास में जब हम मिलेंगे, चूँकि ये 30 मिनट्स का वीडियो तुम्हारा हो गया है, तो उसमें जो इसका जो नेक्स्ट फेज है जिसमें डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो डी जेनेरियो एजेंडा 21 है, इसके बाद में रिसोर्स प्लानिंग है और रिसोर्स कंजर्वेशन है, तो इस पर हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो इस वीडियो क्लिप में इतना ही, आप इसको ध्यान से सुनिए, देखिए, और यदि कहीं कोई समस्या आती है तो नेबसली यू कैन आस्क मी बाबू। ठीक है, चलो ओके।